साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो ये तो एनसीईआरटी का ही, आई होप ये क्वेश्चन तो एग्जाम कैसा गया कमेंट कीजिए, इजी था हार्ड था। क्वेश्चन 3 में इंटीग्रेशन करना है। ऊपर 2 टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है। तो जब ऊपर 2 हो नीचे सिंगल हो तो इसको इसके डिवाइड में लो और इसको इसके अपॉन में लो, एंड 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो इंटीग्रेशन के। 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन एक कॉस स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर दूं, स्प्लिट कर दूं, तो एक साइन अपॉन कॉस बन जाएगा और एक 1/cos। तो 1/cos तो सेक हो जाएगा और साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा, है ना। स्प्लिट कर दिया साइन x को cos x के अपॉन में और एक cos x अलग से 1/cos, तो सेक और tan आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है tan x होता है, और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक x होता है। तो tan x माइनस 2 sec x प्लस सी, किस किस बच्चे का ये आंसर है? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो tan x माइनस 2 sec x प्लस सी, ऑप्शन ए, जिन जिन का आंसर आया है बिल्कुल ठीक है। तो कमेंट करना किस किस का ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया था इसका वेक्टर सम, एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड। आपको बी और सी का एंगल निकालना था। तो यहाँ पे ए और बी और सी वेक्टर्स का सम 0 है, तो यानी ये जो इनका मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी प्लस सी का, वो भी 0 होगा, है ना। अब मेरे को क्योंकि एंगल बी और सी के बीच में निकालना है, तो हमें क्या करना था इसमें इस क्वेश्चन में हमको बी और सी का एंगल निकालना है ना, तो बी और सी को इधर भेजना था। तो वेक्टर्स अगर 0 है सम, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 ही होगा, यानी इनका अगर मैं ये वेक्टर हटा भी दूं तो ये मैग्नीट्यूड वाइज भी 0 ही होंगे। अब बी और सी के बीच का एंगल निकालना है, तो इनको यहाँ भेज दो, तो ये प्लस हो रहे, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब मैं इन पे पहले मैग्नीट्यूड लगा दो और फिर स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायर किया तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बन जाएगा, और इस पे स्क्वायर किया तो देखो माइनस है और माइनस पे स्क्वायर है। तो आपको पता है माइनस कोई भी स्क्वायर में हो तो माइनस को तो आप हटा सकते हो, स्क्वायर में है क्योंकि। तो ये जस्ट इसकी आइडेंटिटी खोल दो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 वेक्टर बी डॉट सी। यहाँ देखो जब स्क्वायर हो तो डॉट में होता है ना, ये बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, यही तो होता है। जब स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं, से बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, इसी को तो हम ऐसे करके स्क्वायर में लिखते हैं इस आइडेंटिटी को। तो यानी यहाँ पे डॉट है तभी ये स्क्वायर में आया है, तो डॉट है तो यहाँ पे 2b डॉट सी हो जाएगा। अब आपको ये सारे वैल्यूज पता है। वेक्टर एक कितना है, √37, तो √37 पे स्क्वायर किया तो आपका 37 हो जाएगा, क्योंकि रूट पे स्क्वायर है तो रूट हट गया। वेक्टर बी 3 है, 3 पे स्क्वायर, वेक्टर बी 4 है, सी 4 है मैग्नीट्यूड, उस पे स्क्वायर 2, वेक्टर बी डॉट सी का फॉर्मूला खोल दो, बी सी कॉस थीटा, बी और सी का भी मैग्नीट्यूड रख दो 3 और 4। कॉस थीटा निकालना है तो पहले से सॉल्व कर लो। 37 में से 9 और 16 माइनस होंगे 12, और अपॉन में ये 24 है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 12/24 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया आपका 1/2, और कब होता है 1/2, जब थीटा आपका 60 डिग्री होता है, π/3, यानी आंसर है ऑप्शन सी। तो π/3 ऑप्शन सी किस किस का आंसर है इस क्वेश्चन का, उनका बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर था क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफ आपको गिवन था ये वाला, ये आपको सिंपल ग्राफ दिया हुआ था और इसका आपको पूछा था इसका इनवर्स ग्राफ बनाओ। तो आपको ये दिख रहा है ये किसका है, ये आपका देखो यहाँ पे 0 पे ये 0 पे ये 1 आंसर दे रहा है, और फिर π/2 पे ये 0 दे रहा है। तो ये ग्राफ एक्चुअल में कॉस फंक्शन का ग्राफ है। ये कॉस फंक्शन यही तो होता है कि 0 पे 1 वैल्यू देता है, cos 0 1, और जब कॉस 90 होता है तो वो 0 बन जाता है। तो ये एक तरह से कॉस का ग्राफ बना रखा है इन्होंने, है ना, कॉस का। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ आपको ढूंढना है इसमें। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ आप क्या करा करो, इस ग्राफ को ऐसे करके पहले ऐसे रोटेट करो और फिर फ्लिप कर दो। तो ऐसे करके रोटेट, पहले ऐसे करके इसे यहाँ लाओगे और फिर उसे फ्लिप करोगे। तो ये कॉस इनवर्स का, या फिर आपको याद होना चाहिए ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है। तो ये आपका पहले आपको इसमें ये cos x का ग्राफ दिया था, और इनवर्स करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी ये
आपको ये ग्राफ कॉस एक्स का गिवन है तो इसका इनवर्स वाला ये वाला ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का। तो सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने टिक किया है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन 5 का। तो कमेंट करना किस किस का आंसर सी ऑप्शन है इसमें। सी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is a square matrix order 3 such that determinant A 9 है, determinant 9 A inverse निकालना था आपको। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 9 दी है और आपको डिटर्मिनेंट 9 ए इनवर्स निकालना है, यानी 9 ए इनवर्स पे डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये जब इस पे डिटर्मिनेंट हो पूरे पे, एक स्केलर और एक इनवर्स पे, तो आप इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हो कि अगर के कोई स्केलर है और उसके साथ ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ओवरऑल हो, तो के जो स्केलर पार्ट है उस पर एन ऑर्डर आ जाएगा के की पावर एन, और ये डिटर्मिनेंट ए पे अलग से, ये पूरे पे डिटर्मिनेंट है, और के तो स्केलर तो के की पावर एन में बाहर आ जाएगा और ये ए पे डिटर्मिनेंट लग जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1/डिटर्मिनेंट ए होता है, ये दो फॉर्मूले रखने हैं। तो पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि ये 9 तो स्केलर है, उस पर एन जो भी ऑर्डर है इसका, और ए इनवर्स पे डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ए, तो इसकी जगह मैंने 1/डिटर्मिनेंट ए यानी डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया इसको। तो 9n, एन आपको ऑर्डर 3 दिया था इसका, 9 की पावर 3, एंड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 9 दी थी, ऑर्डर आपको एन जो था वो 3 दिया हुआ था। तो 9 3 अपॉन 9, 9 से एक पावर कट गई तो 9 की पावर 2 किस किस का आंसर आया था? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कमेंट करना किस किस का आया था 9 की पावर स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इन्वर्स नहीं होता ना, अगर यहाँ पे इन्वर्स नहीं होता, सिर्फ इतना होता 9 ए पे डिटर्मिनेंट होता, तो फिर आपका 9 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ए आता, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर आपका 9 की पावर 3 और एक 9 और होता, तो 9 की पावर 4 तब आता अगर यहाँ ए डिटर्मिनेंट होता। जब यहाँ ए इनवर्स है ना, तो इसलिए ए इनवर्स का मतलब 1/डिटर्मिनेंट ए हो गया, इसलिए एक पावर कम हो गई, तो 9 स्क्वायर आएगा। अगर ए होता तो 9 की पावर 4 आती। अभी आंसर 9 स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 9 का स्क्वायर आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ था, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1 कौन कैसा है, ये कौन सा करेक्ट है इसमें? तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते कभी भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मॉडुलस एक्स की, तो मॉडुलस एक्स कॉन्टिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसके ग्राफ को देखो, मॉडुलस एक्स का ग्राफ 0 से ऐसे करके 90 बना के जाता है, तो ये 0 पे ना, देखो यहाँ पे लेफ्ट पे ये स्लोप बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे घट रहा है स्लोप, 0 पे देखोगे ना, एक्स है तो एक्स को 0 पे देखोगे, तो 0 पे ये इधर से स्लोप बढ़ रहा है, इधर से घट रहा है, तो यानी कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। सेम ऐसे x-1 की बात करूँ तो ये भी अगर x-1 का ग्राफ बनेगा तो वो x के +1 से, -1 है तो x के +1 से ऐसे करके बनेगा, है ना। तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि 1 पे ये स्लोप चेंज हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x-1। अब क्योंकि ये दोनों कंपोजिट फंक्शन बन गए, एक f(x) बन गया, एक g(x) बन गया और h(x) बन गया, है ना। तो क्योंकि g(x) भी कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, h(x) भी कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो जो टोटल f(x) होगा वो भी कॉन्टिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 0 पे और एक 1 पे। तो ये इसका ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए था। किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है? बिल्कुल ठीक है उनका। तो ऑप्शन सी f(x) कॉन्टिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल है, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x 0 और 1 पे। ओके, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन की कंडीशन भी आपको आती होगी। कोई भी फंक्शन होमोजीनियस करने के लिए आपको x को लेमडा x रखना होता है, y को लेमडा y रखना होता है। तो जो नया फंक्शन बनता है लेमडा x लेमडा y वाला फंक्शन, वो लेमडा उसमें सेपरेट हो जाना चाहिए n ऑर्डर पे, और फंक्शन एज इट इज बचना चाहिए, ये कंडीशन होती है। यानी डिग्री अगर n आ रही है, अब वो n 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है बट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो डिग्री अगर n है तो अगर फंक्शन में लेमडा n पावर में अलग हो जाए तो और एज इट इज फंक्शन मिल जाए तो वो होमोजीनियस होता है। तो ये होमोजीनियस की कंडीशन है,
ठीक है। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को देखूँ तो देखो मेरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, तो वाई की जगह मैंने लेमडा वाई किया, उस पर स्क्वायर लगाया, फिर एक्स की जगह मैंने लेमडा एक्स किया, लेमडा वाई किया। अब लेमडा स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया ना, और अंदर एज इट इज फंक्शन आ गया वापस। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसमें लेमडा स्क्वायर है तो डिग्री 2 आ रही है, यानी ये होमोजीनियस है। सेम ऐसे आप नेक्स्ट वाले को भी देख लेना, एक्स की जगह लेमडा एक्स माइनस 3 वाई की जगह लेमडा वाई, तो इसमें भी लैम्डा बाहर आ गया एक पावर में और एज इट इज फंक्शन मिल गया, तो इसकी डिग्री 1, ये होमोजीनियस है। अगर इसको देखो तो यहाँ भी आपका लैम्डा 0 पावर में बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज। बट लास्ट वाला अगर आप देखो 10x माइनस सेक वाई, तो इसमें अगर आप 10 लैम्डा एक्स और सेक लैम्डा वाई करते हो तो इसमें से आप लैम्डा थोड़ी ना बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि लैम्डा तो इसके एंगल के अंदर है, तो इसलिए ये आपका एज इट इज आपको नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन इसका नॉन होमोजीनियस है। किस किस बच्चे ने नॉन होमोजीनियस में ये वाला ऑप्शन किया है, आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑर्डर m into n, b इज अ मैट्रिक्स सच दैट a ट्रांसपोज b, b a ट्रांसपोज डिफाइंड हो कि ऑर्डर ऑफ b क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफाइंड की कंडीशन कब होगी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डिफाइंड होने के लिए आपको ए का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। ए का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ ए आपको गिवन है क्वेश्चन में m into n। तो ऑर्डर ए आपको m into n दिया है। अगर इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछे तो इसका उल्टा करना होता है, ए का ऑर्डर जो होगा ट्रांसपोज उसका उल्टा करना है n into m, ठीक है। अब आपको अगर ये वाला बोला डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब कोई भी प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है, जब इसका ऑर्डर, ये प्रोडक्ट की कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर मेरे को मिल गया n into m, तो ये मैंने n into m रखा। अब मेरे को b का मेरे को नहीं पता, अब b का मैंने p into q मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के ऑर्डर में इसका रॉ और लास्ट वाले का कॉलम, ये प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है। प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे आएगा, पहले वाले का रॉ और दूसरे वाले का कॉलम, ये आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर होता है। पहले वाले का रॉ, दूसरे वाले का कॉलम, तो पहले वाले का रॉ n और कॉलम कितना इसका q। और एक और कंडीशन होती है, ये जो इसका रॉ है, पहले वाले का रॉ दूसरे वाले का कॉलम इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन भी याद रखा करो। प्रोडक्ट की कंडीशन तो पहले रॉ सेकंड का कॉलम, और एक कंडीशन क्या होती है, इसका रॉ कॉलम और इसका रॉ, पहले का, सॉरी गलत लिख दिया, पहले का कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रॉ। तो पहले वाले का कॉलम क्या है m और इसका रॉ क्या है m, तो इसका m इक्वल टू p, ये कंडीशन लगानी होती है, ठीक है। ऐसी अगर बी ए ट्रांसपोज डिफाइंड है तो इसमें b का मैंने क्या लिया था यहाँ पे p इंटू क्यू, तो यहाँ पे p इंटू क्यू लिया। ए ट्रांसपोज का क्या आया था n इंटू m। अब आपको क्या कंडीशन बताइए, ये जो q है ये n के बराबर होना चाहिए, तो p m के बराबर आ गया, q n के बराबर आ गया। तो b का ऑर्डर p इंटू क्यू था, तो p क्या है m और q क्या है n, तो m इंटू n इसका ऑर्डर होगा, m इंटू n, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन सी है, m इंटू n, वो बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि, ठीक है। तो m इंटू n इसका ऑप्शन सी है। आई होप समझ भी आ गया होगा। m इंटू n कंडीशन याद रखना प्रोडक्ट की क्या लगती है, प्रोडक्ट की कंडीशन तो फर्स्ट का रॉ, सेकंड का कॉलम, और ये एक कंडीशन और लगती है, इस वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रॉ बराबर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसका p m के इक्वल है और इसका n q के इक्वल है, तो p और q मिल गए तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। तो m इंटू n किस किस बच्चे का है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। एंड अदर कोड्स भी अगर आप चाहते हो सॉल्यूशंस, तो अदर कोड का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो आपको आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।
क्वेश्चन 10 देखो, फिजिबल रीजन लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर ये है तो बाउंडेड होने की के लिए क्या चीज़ करेक्ट है। तो बाउंडेड होने के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाउंडेड कब होता है, जब उसका मैक्सिमम भी आ जाए और मिनिमम दोनों आते हैं, क्योंकि बाउंडेड है ना, तो वो मैक्सिमम भी देगा और मिनिमम भी देगा, तो इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सी ऑप्शन आंसर है। तो 11th का आंसर 10th का आंसर भी आपका सी हो जाएगा, और 9th का भी सी है, 9th का भी सी है और 10th का भी सी है। तो आई होप सबका सी आया होगा, इसका भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स निकालना था। तो ये आपको कुछ कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है 1 1 1 एंड डायगोनल भी है। तो आपको कोई भी डायगोनल एलिमेंट हो तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब क्योंकि आइडेंटिटी है तो एडजॉइंट बस साइन चेंज हो जाएंगे, बट -1 से डिवाइड करोगे तो वापस आपको ए मिल जाएगा। तो ए इसका करेक्ट, जो ए था वही आंसर था, तो इस हिसाब से ए आपका ये है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। तो इसमें हमें देखो y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहले सिंप्लीफाई करना था। तो आपको पहले ये दो टर्म्स है ना, तो 1/x प्लस इसको इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में लिखना था। फिर y वालों को एक तरफ कर दो, ये y वाला है तो ये भी y वाला इधर भेज दो, तो ये प्लस में y बाई एक्स इधर आएगा तो माइनस वाई बाई एक्स। अब आपको y कॉमन ले लेना है, तो अंदर इसमें से 1 बचा और इसमें से 1 बाई एक्स बचा। अब ये इस फॉर्म से कंपेयर कर लो इसको, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये फॉर्म से तो p आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स एंड q आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन जब dy बाई डी एक्स वाला होता है तो p dx होता है। p क्या आया 1 माइनस 1 बाई एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है और फिर e के ऊपर है वो। तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x होगा, बीच में माइनस का साइन है। अब जब कोई भी एक्सपोनेंट में पावर माइनस में हो तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, पहले e पे x पावर लगाओ और फिर माइनस है तो इसलिए डिवाइड में e की पावर log x। अब ई एक्स एज इट इज़, e की पावर log x में रूल बताया था, जब e और log एक साथ होते हैं पावर ऐसे करके तो e से log हट के x आ जाता है, तो e log x का x मिल जाएगा आपको। तो ये आंसर ई एक्स अपॉन एक्स आएगा, ऑप्शन बी। किस किस बच्चे का ये आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ई एक्स बाई एक्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, ए आपको मैट्रिक्स दिया था ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, और कंडीशन क्या दी है, ए आई जे जे माइनस 2 आई कैप। तो मैट्रिक्स ए आई जे की कंडीशन दे दी है ना। अब मेरे को इसमें 4 चीज़ें दे दी, ए आई जे A12 A13, तो ये सारे मुझे पहले निकालने पड़ेंगे तभी मैं ये कंडीशंस देख पाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे को इस मैट्रिक्स पे 3×3 ऑर्डर का है ना, तो 3×3 का मतलब मेरे को 3 रो और 3 कॉलम के लिए सारे एलिमेंट निकाल के ही देखने पड़ेंगे, तभी मैं ये ऑप्शंस पे टिक कर पाऊंगी। तो A11 निकालो, तो 1 1 का मतलब क्या है, ए आई जे होता है ना, आपको मैट्रिक्स ए आई जे वाला दिया है, तो I1 और J1, IB1 और JB1। ठीक है, इसमें IB1 रखना है और J भी 1, A11 का मतलब IB1 JB1। तो यहाँ पे J कितना है, पहले J था और फिर I था, तो J1 रखा, -2 I1 रखा इस वाले में, तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 निकाल लो, 1 2 में I1 है, J2 है, तो J पहले आएगा 2, फिर -2 I1 है। ऐसे करके आप सारे एलिमेंट्स निकालोगे, ये मैंने निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद इसमें रख दो A11 A12 A13, पहले A11 फिर 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, सबको बनाना आता होगा है ना। उसके बाद आप कंडीशन देख लो। पहली कंडीशन बोलिए A12 ग्रेटर देन 0, A12 ग्रेटर देन 0 है, तो A12 देखो, वैसे तो इतने सारे निकालने नहीं थे, जो पूछे थे ना सिर्फ वही निकाल देते आप, मैंने सारे निकाल के दिखा दिए कि मैंने ये बना दिया। ठीक है, अदरवाइज आप ये 1 2 निकाल लो एक, और उसके अलावा आई जे भी, सारे आई जे के लिए बोला था इसलिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे आई जे के लिए भी बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सारे ही निकाले हैं।
अब आप सारे आईजी ये वाली कंडीशन देखो, A12 ग्रेटर देन 0, A12 कहाँ है, A12 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 है, तो A12 0 आ रहा है। इन्होंने बोला ग्रेटर देन 0, तो ये गलत है। इन्होंने ट्रू वाला पूछा है, तो ये वाला तो गलत है। A12 तो आपका 0 आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो ये गलत ऑप्शन है। ऑल आई जे लेस देन 0 है, यहाँ पे सारे लेस देन 0 आए, नहीं 1 आया है, ये वाला तो 1 आ गया ना, तो ये सारे तो नहीं लेस देन 0 आ रहे हैं, कुछ 1 से बड़ा भी, 0 से बड़ा भी आया ना ये वाला, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये वाला देखो 1 3 और 3 1, 1 3 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है, 1 है, और 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -5 है, इनको जोड़ा तो ये -4 आ रहा है। ये भी आपका ये बोल रहा है कि ये -6 आना चाहिए, जबकि हमारा -4 आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट वाला देखो A23 क्या 32 से बड़ा है, तो A23 आपका देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना है ये -1, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना है -4, तो -1 बड़ा होता है ना -4 से, यस ये ट्रू है, तो ये वाला ट्रू है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जिस बच्चे ने टिक लगाया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 14 देखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है x³ -3x + 2 एंड 0 to 2 पे क्लोज इंटरवल है। देखो क्लोज इंटरवल है तो 0 और 2 पे भी चेक करना, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल होता तो 0 और 2 पे चेकिंग नहीं होती, बट क्लोज है तो 0 और 2 पे भी चेक करना पड़ेगा। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने के लिए पहले आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये फंक्शन गिवन है x³ -3x + 2, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x³ का किया 3x², 3x का किया -3, 2 का तो 0 हो गया है ना, कांस्टेंट है तो 0, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके डिफरेंशिएशन में से 3 मैंने कॉमन ले लिया, x² माइनस अंदर 1, इसमें से 3 कॉमन है तो 1 बचा है ना। अब जब भी डेरिवेटिव निकालो क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए 0 के इक्वल रखो, तो 3 ये आइडेंटिटी बन रही है x+1 x - 1 = 0। x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक -1 आएगी, यानी कि मेरे को कंडीशन 0 से 2 की दी हुई है, 0 से 2, और 0 और 2 भी इंक्लूडेड है, क्लोज है, क्योंकि अब 0 और 2 में तो सिर्फ 1 ही आता है, -1 तो इस इंटरवल से बाहर चला गया, तो मैं सिर्फ किस किस पे चेकिंग करूँगी, एक 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन क्या था, f(x) है ना, तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन पे क्रिटिकल पॉइंट रखे जाते हैं। तो फंक्शन आपका x³ -3x + 2, इस पे रखना है क्रिटिकल पॉइंट्स को। क्रिटिकल पॉइंट्स को हम फंक्शन पे रखते हैं, ठीक है, इस पे मत रखना, इस पे रखेंगे। तो x³ कितना है, मैं किस किस पे निकालूंगी, क्योंकि -1 तो इस रेंज से बाहर हो गया, 0 से 2 पे, उस पे तो नहीं निकालोगे, 0 और 1 2 पे निकालोगे, तो पहले f0 पे निकाल लो। 0 का क्यूब 0, 3 0 0, ये भी 0 ये भी 0, +2 आंसर है इसका। उसके बाद f1 पे निकाल लो, 1 पे निकालो, 1³ -3 बन जाए 3 + 2, तो ये आपका 1 आ जाएगा। फिर 2 पे निकालो, ऐसे ही करके इस पे रख के, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है एब्सोल्यूट, तो 4 आ रही है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो 4। अगर मैक्सिमा पूछते या एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछते तो 2 आता। मैक्सिमा पूछते हैं तो ये x लेना होता है, बट मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो वैल्यू जो आई है आपकी, ठीक है। तो 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 1/x अपॉन x² dx के 2 1/x + c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर लो और फिर कंपेयर करना था। तो इस क्वेश्चन में देखो पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्योंकि 1/x देखो और यहाँ पे 1/x² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 1/x और ये 1/x² है। अब आपको दिख रहा है 1/x का डिफरेंशिएशन करके 1/x² आ सकता है, तो जब ऐसा हो तो सब्स्टिट्यूशन लगाया करो। तो 1/x को हमने y माना, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो -1/x² dx dy के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा है कि ये 1/x² dx आपको निकालना है इसमें, तो आप माइनस को इधर शिफ्ट करो, तो 1/x² dx - dy। आप सब्सटीट्यूट कर दो, 2 की वैल्यू यहाँ 1/x की जगह y आ गया, एंड 1/x² की जगह dy और माइनस, ठीक है। अब 2 की पावर y अगर इंटीग्रेशन में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2x पे इंटीग्रेशन है तो 2x अपॉन log 2,
ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो 2x की जगह y है अपॉन log 2 एंड बाहर माइनस भी है प्लस c। अब आपको दिख रहा है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2y को अलग कर दो, y की जगह मैंने सब्सटीट्यूशन हटा दी, y को 1/x रख दिया एंड माइनस 1/log 2 को अलग करो क्योंकि आपको ये वाली फॉर्म बनानी है। तो इसमें 2 1/x प्लस सी तो है, साथ में k से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू -1/log 2 आएगी। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए। किस किस का आंसर k की वैल्यू -1/log 2 है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, कौन सा कंडीशन नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। तो आपने करेक्ट वाले तो आपको सारे आते होंगे। ए बी पे अगर इन्वर्स है तो आप पहले बी इन्वर्स लिखते हो फिर ए इन्वर्स, ये तो करेक्ट है ना, क्योंकि जब ओवरऑल पे इन्वर्स होता है तो पहले ये इसका इन्वर्स आता है बाद में इसका आता है, ये तो करेक्ट है। डिटर्मिनेंट ए पे चाहे इन्वर्स आप बाहर लगाओ चाहे इसको अंदर डाल दो, बात एक ही है, ये इक्वल होते हैं। यस, ये प्रॉपर्टी भी ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ठीक है। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए अपॉन ए इन्वर्स होता है, क्योंकि आपको पता है ना ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये एडजॉइंट ए इसके इक्वल होगा, है ना, इन्वर्स के फॉर्मूले से। ये प्रॉपर्टी भी ठीक है, बट ये वाली प्रॉपर्टी कहलाता है ए प्लस बी इनवर्स को हम प्लस को हम ऐसे नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई को ऐसे लिख सकते हैं, बट प्लस में ऐसा नहीं लिख सकते ना, माइनस में। तो ये प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बोली थी, नॉट करेक्ट, तो ये वाली नॉट करेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट है। तो यानी इनकरेक्ट में आपका इनकरेक्ट में आपका 16 का ए ऑप्शन आ जाएगा, ये नॉट करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉर्नर पॉइंट गिवन है तीनों और आपको जेड भी गिवन है, आपको बोला है कि मैक्सिमम किस पे आएगा और मिनिमम, तो निकाल के देख लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसको इस पे रख दो तो मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। जेड आपको दिया हुआ है, अब मैं 272 पे अगर निकालूं तो एक्स की जगह 2 रखूंगी, 18 2, 9 वाई है तो 9 वाई की जगह 72 रख दो, सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। फिर ऐसे 15 20 पे भी रखा तो ये आया 450 एंड 40 15 पे रखा तो ये आ रहा है आपका 855। तो सबसे ज़्यादा तो इस पे आ रहा है ना 855 मैक्सिमम, और मिनिमम देखो इन दोनों में से किस पे आ रहा है, इस पे तो ज़्यादा, इस पे कम आ रहा है। तो यानी कि मैक्सिमम आपको इस पे मिल रहा है और मिनिमम आपको इस पे मिल रहा है। तो मैक्सिमम इस पे तो किस कौन से वाले ऑप्शन है, ये 2 है, बट मिनिमम वाला ये वाला करेक्ट है ना, क्योंकि मिनिमम आपको इस पे मिल रहा है। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन सी जिस जिस बच्चे ने टिक किया उनका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 17 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, ये आपको पैराबोला दिया हुआ था, इसका पैराबोला वाई स्क्वायर एक्स वाला था और एक्स 4 पे इसका फॉर्मूला बताना था क्या लगेगा। तो ये सिर्फ इतने पे है ना, अगर पूरे पे होता तो डबल भी लिखते, बट आधे पे ही है तो डबल वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, ये वाला तो हट गया क्योंकि ये पूरे पे नहीं है, अगर नीचे ऊपर होता तो डबल होता, अभी जस्ट इतने पे है। अब वाई स्क्वायर एक्स, तो ये मैं अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग शेडिंग है ना, तो एक्स एक्सिस के अगर शेडिंग है तो इंटीग्रेशन में अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग शेडिंग है तो आप एक्स के तो छोटे छोटे पार्ट करोगे dx और y पूरा लोगे, है ना। अब y को आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लो, वाई स्क्वायर अगर x है तो y निकाल लो, y का स्क्वायर हट के यहाँ पे √x हो जाएगा। तो मैं अगर dx के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो y की जगह क्या लिख दूंगी, √x dx एंड लिमिट 0 टू कहाँ से कहाँ तक है, x 4 तक है ना, तो 0 to 4। भले ही देखो y मैंने निकाला 2, बट y की तरफ से तो ना शेडिंग है, तो y की तरफ से होती तो 2 लेते, बट यहाँ पे x की तरफ से शेडिंग है तो 0 से 4 लेंगे, तो यानी 0 से 4 लेंगे। तो इसलिए ये आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। √x भी आना चाहिए और 0 to 4 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 to 4 में मैंने x की तरफ से छोटे छोटे पार्ट्स किए ना, तो dx मैंने x की तरफ से लिया है, तो इसलिए dx के अकॉर्डिंग 0 to 4 एंड y को सब्स्टिट्यूट किया √x में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने इसे सॉल्व भी कर दिया है। √x का मतलब x की पावर 3/2 हो जाएगी, हाफ है तो 1 बढ़ गई, और 3/2 का उल्टा 2/3 एंड देन अपर लिमिट पहले लगा दो और फिर लोअर लिमिट। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 16/3 आएगा, बट ये सॉल्व नहीं करना था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने किया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजंस है।
एजर्शन रीजन में फर्स्ट था एजर्शन जेड बी सेट ऑफ इंटीजर, ए फंक्शन जेड से जेड है, यानी इसका एक्स भी जेड रखना है और वाई भी जेड होना चाहिए था। मतलब किसमें, डोमेन से को डोमेन पे जा रहा है ना, तो जेड से जेड ही होना चाहिए था आंसर। और फिर आपको फंक्शन दिया हुआ था 3x-5 एंड सार फॉर ऑल एक्स जेड के लिए ये क्या बाइजेक्टिव है, तो चेक करना था आपको। तो देखो बाइजेक्टिव होने के लिए आपको पहले इंजेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। 1 1 का मतलब इंजेक्टिव होता है ना, तो पहले 1 1 चेक करो। 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है ना, एक बार x1 रखो और एक बार x2। मैं मान के चलती हूँ f(x1) f(x2) के इक्वल है, तो मैंने फंक्शन x पे इतना है अगर, तो x1 पे क्या हो जाएगा, x1 पे 3x1 -5 हो जाएगा, है ना। ऐसे x2 पे फंक्शन निकालो, 3x2 -5 हो जाएगा। तो जब भी इंजेक्टिविटी चेक करनी हो तो आप पहले इसको एज्यूम करो कि ये फंक्शन इसके इक्वल है x1 x2 पे, तो फिर आप फंक्शन को x1 और x2 पे रखो। अब देखो 5 से 5 कट गया, 3x1 3x2, फिर 3 से 3 भी कट सकता है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो कट जाएगा x1 x2। तो अगर ये लेट किया और ये अगर इक्वल आ गया x1 x2, तो यस ये इंजेक्टिव है। बट बाइजेक्टिविटी चेक करनी है अगर, यानी कि सर्जेक्टिव चेक करना है, यानी ऑन टू चेक करना है ना, तो ऑन टू नहीं होगा ये फंक्शन। क्यों नहीं होगा, देखो y = 3x-5। अब इस फंक्शन को x की टर्म में ले आओ, जब भी ऑन टू चेक करना हो तो x के टर्म में लेके आओ। तो x के टर्म में लाना है तो 3x पहले अपनी जगह पे, -5 यहाँ जाके प्लस होगा और फिर 3 डिवाइड होगा, तो x के टर्म में ही आया। अब मैं अगर इसे x को, क्योंकि मेरे को x को z के लिए चेक करना है ना कि x हर बार z आ रहा है कि नहीं आ रहा, z मतलब इंटीजर आना चाहिए। तो अगर मैं 1 पे चेक करूँगी तो 1 + 5 6/3 2 आएगा, तब तो आ रहा है ये इंटीजर x। बट अगर x y को मैं 2 पे रखूँ ना, तो x ना आपका इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि x इंटीजर आना चाहिए था। तो अगर 2 पे देखूंगी तो 2 + 5 7, 7/3 कोई इंटीजर थोड़ी ना है, 7/3 इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो कंप्लीट नंबर होते हैं ना, 1 2 3 या -1 2 3, बट ये 7/3 तो फ्रैक्शन है बट इंटीजर नहीं है। तो क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि ये y की सारी वैल्यूज पे x इंटीजर दे रहा है, तो आपको एक्सेप्शंस चेक करने पड़ेंगे। y 2 पे ये इंटीजर नहीं दे रहा, इट मीन्स ये ऑन टू नहीं है या सर्जेक्टिव नहीं है। तो एजर्शन तो गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला था ये ना बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होने के लिए तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत है एजर्शन। रीजन सही है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव दोनों होना चाहिए। रीजन बिल्कुल ठीक है। अगर ये ठीक होता ना, अगर ये रियल टू रियल होता ना, अगर ये क्वेश्चन रियल टू रियल होता तो ये 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता। ये 1 1 भी होता अगर रियल टू रियल में, और ऑन टू भी होता, क्योंकि ये रियल तो आ रहा था बट इंटीजर नहीं आ रहा। तो 1 1 और ऑन टू रियल में हो सकता था ये, तब ये बाइजेक्टिव होता, तब ये क्या होता, बाइजेक्टिव। अगर यही क्वेश्चन आपका रियल टू रियल में होता तो ये बाइजेक्टिव होता, तब आपका एजर्शन भी ठीक होता, रीजन भी ठीक होता और एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता, तब ऑप्शन ए होता। फिलहाल ये क्योंकि इंटीजर्स पे था तो इसलिए एजर्शन गलत आ रहा है, रीजन ठीक आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। एजर्शन गलत, रीजन सही, ऑप्शन डी इसका आंसर है। एजर्शन गलत है, रीजन सही है, डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, फंक्शन दिया हुआ था 3x - 8 तो x < 5 पे और 2k x < 5 पे। चेक करना था क्या ये कॉन्टिन्यूस है x = 5 पे। अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये वैल्यू k की आनी चाहिए थी। तो आपको कॉन्टिन्यूस बोला क्या ये है, अगर k इतना है तो कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दो। तो अगर मैं 5 पे चेकिंग करनी है ना, तो 5 - h पे अगर फंक्शन को रखती हूँ तो कौन सा फंक्शन लूँगी, 5 - h पे। 5 - h पे तो 5 लेस वाला लोगे ना, ये वाला। तो 5 - h पे f(x) लोगे 3x - 8 वाला, और x की जगह क्या पुट करोगे, 5 - h। तो जो लिमिट है 5 - h से h टेंस टू 0 पे चली जाती है, और फिर h 0 रखोगे तो 5 - 0 5, 3 × 15 -8 कितना आएगा, 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 7 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट मतलब 5 + h पे फंक्शन रखना होता है। 5 + h पे तो ये वाला आएगा ना 2k, तो 5 + h पे फंक्शन 2k है। अब क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल की लगाओगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आई है, 7, यहाँ पे 7 रखना है, और यहाँ 2, ये 7 आया, ये 2k आया, तो मैंने ऐसे करके 2k 7 रख दिया। तो 2k मेरा 7 है, तो k की वैल्यू 7/2 आ रही है। ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हो और एग्जैक्ट फंक्शन पे भी इक्वल हो। एग्जैक्ट फंक्शन पे यहाँ पे इक्वल का साइन यहाँ है, तो यहाँ 7 आ रहा है, तो ये 7 के इक्वल आना चाहिए था।
है ना, तो 2k आपका 7 के इक्वल आना चाहिए था, तो 7/2 आ रहा है k, जबकि ये क्वेश्चन में बोल रहे k आपका ना 5/2 आ रहा है, नहीं 7/2 आना चाहिए, तब ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो यानी एजर्शन आपका गलत है। हाँ, रीजन सही दे रहा है कि कॉन्टिन्यूस होने के लिए x=a को उसके लेफ्ट और राइट इक्वल भी होने चाहिए और एफ ए के भी इक्वल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बट क्योंकि ये 5/2 नहीं है 7/2 आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा एजर्शन गलत हो जाएगा एंड रीजन सही हो जाएगा। एजर्शन गलत, रीजन सही, यानी ऑप्शन डी इसका भी आंसर होगा। तो दोनों एजर्शन रीजन का आंसर ऑप्शन डी है। किस किस बच्चे का एजर्शन रीजन करेक्ट है कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। इसका सेक्शन बी और सी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से कराए हुए, ये वाला क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में कराए हुए थे, ये भी कराया हुआ है। सेक्शन बी और सी के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट बनेगा, जिसका लिंक आपको सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपने प्लेलिस्ट करी होगी। पैरेललोग्राम का एरिया में आपको जो डायगोनल्स होते हैं उनका क्रॉस निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट हाफ से मल्टीप्लाई करना था। ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी करो। ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है सबको, पी को प्लस करके 1 रखना था, पी की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसके बाद मीन निकालना था। मोस्टली क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ये वाला भी करा रखा है, ये भी करा रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बाकी अलग से भी बन जाएगी। 1000 लाइक जल्दी जल्दी करो ताकि जल्दी जल्दी आपकी अदर पार्ट्स की वीडियो बन सके एंड अदर कोड्स भी आपको मिल जाएंगे। अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी में से आया, केस बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद ये आपका रिलेशन में से आया, रिलेशन एंड फंक्शन में से, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो।